Hello everyone. Today class 10th मैथ्स मीन्स गणित हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 3 और दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर चर्चा करते हैं, उनको समझते हैं, वो होते क्या हैं और उनका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम उनमें दो चरों का मान निकालते हैं। सामान्य सी बात में हम बात करें तो रैखिक समीकरण होती क्या है। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण हम उन समीकरणों को कहते हैं जिनमें घात एक हो और दो चर हो। इस तरह के समीकरण को ax + by + c जो समीकरण है हम इसको रैखिक समीकरण कहते हैं और इसमें दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं x और y। इसमें x और y के मान हम 9th क्लास में कुछ सीख चुके हैं, कैसे इनका आपस में संबंध हो सकता है। ये दोनों चर हैं और बाकी a b c जो है वो अचर है, कांस्टेंट है और वो नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर रियल नंबर या रैशनल नंबर। ये सब a b c कहीं भी कोई रियल नंबर की फॉर्म में होंगे और x y जो होंगे तो दो हमारे पास चर होते हैं। अब यहाँ पर हम इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं कि हम इनके मान निकालें, हम इसको ग्राफ बना दें, क्योंकि 9th में हमने ग्राफ सीखा था एक समीकरण के लिए, एक पद, एक चर संख्या के लिए या दो चर संख्याओं के लिए, 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में। तो यहाँ हम 2 डायमेंशन में देते हैं। उसी के साथ में हमारे पास अब यहाँ तो एक इक्वेशन है, बट यहाँ इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समूह का युग्म। एक यहाँ युग्म हम वर्ड यूज करते हैं पेयर, तो रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म। तो यहाँ युग्म से मतलब है पेयर, जोड़ा। तो हमारे पास दूसरी समीकरण क्या होगी, तो हम यहाँ इसको दो समीकरण लिखते हैं a1x b1y c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ x और y दोनों चर हैं, जबकि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी जो है अचर हैं और इनको हम कहते हैं कि ये रियल नंबर है। अब बात आती है कि हम a b x y को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। हमें जनरली एक्स और वाई के लिए ही काम करना होता है, एक्स और वाई का ही आंसर निकालना होता है। एक्स और वाई की हमें वैल्यूज या मान ज्ञात करने होते हैं। जनरली इसमें कहा जाता है एक्स वाई का मान ज्ञात करो। अब ज्ञात करेंगे एक्स वाई का मान, तो कितने मेथड हैं हमारे पास, वो हमें समझने पड़ेंगे। तो एक मेथड तो है ग्राफ का, आलेख का। हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, और उसके बाद तीन मेथड हम बीज गणितीय मेथड मानते हैं, जिसमें एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि एक चर पद को दूसरे चर पद से हटा देना, एक एलिमिनेशन प्रतिस्थापन, और तीसरा कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको साहचर्य नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तीसरा जो क्रम, जो अभी करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा अभी इस साल 2021 में, क्योंकि वो सिलेबस से टेम्परेरी उसको हटा दिया गया है। तो हम उसके प्रोसेस को अभी यहाँ डिस्कस ना करें, या कर भी देंगे कोई बात नहीं है। तो यहाँ हमारे पास चार मेथड होते हैं, एक ग्राफ का होता है, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 1 बाय 1 हम सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, कौन से मेथड लगाएंगे, वो तो बताएंगे ही। इससे पहले हम इनकी कुछ कंडीशन होती हैं, किसी इक्वेशंस में हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं और इनकी कंडीशन कैसे हो सकती है। तो ये दो लाइन जो रेखाएं दी हुई है समीकरण, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। यदि इसमें हमारे पास कुछ स्थिति है, पर्टिकुलर स्पेशल केस है, कि यदि a1/a2 = b1/b2
इक्वल टू C1/C2 होता है। एक दूसरा केस होता है जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 नहीं होता। और तीसरे केस में ये कोई भी बराबर नहीं होता। तो ये तो होगा ही नहीं। यदि हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ सारे बराबर हैं, सारे अनुपात बराबर हैं, यहाँ सिर्फ दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और यहाँ हम कहते हैं कि ये तीनों ही बराबर नहीं है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये इस तरह की स्थिति आएगी। तो इसमें कहेंगे यहाँ पर ये जो कंडीशन है उसे कहते हैं लाइन जो होंगी आपस में ओवरलैपिंग होंगी, ऊपर नीचे आएंगी, एक ही सतह पर आएंगी, और ये संगत रेखा कहलाएंगी, संरेख कहलाएंगी। और इसमें कहते हैं कि ये सारी एक ही रेखा होती है, और इसे कहते हैं अनंत हल। अनंत हल का मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल होंगे, हर पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो इतने सारे हल हो जाएंगे। यहां पर कहते हैं कि ये लाइन आपस में समांतर होती है, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, और जब एक दूसरे को नहीं काटती तो इसमें कोई हल नहीं होता। और ये कंडीशन ऐसी है जिसमें ये एक दूसरे को एक जगह पर जरूर काटेंगे। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और एक हल होगा, यहाँ एक हल होगा। एक हल का होगा का मतलब है कि एक जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उसके निर्देशांक निकालेंगे, वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। यहाँ कोई भी एक्स और वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को रेखा काटती नहीं है, समांतर है, पैरेलल है, तो ये इसको नहीं काटेंगे और इसमें कहेंगे कोई हल नहीं है। और यहाँ इसके अनंत हल है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर है, और एक पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट एक दूसरे के जैसे हैं। तो ये तीन कंडीशन के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आता है। पहले तो हमने 4 मेथड सीख लिए, बताएंगे अभी। और एक क्वेश्चन यहाँ भी आता है कि यदि के का मान मिसिंग वैल्यू होती है कोई, तो उसको कैसे निकालते हैं। उनमें से कोई एक ये या फिर ये कंडीशन दी हुई होती है, उनके आधार पर हम पता कर लेंगे। या ये कह देंगे कि ये दो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है, पता करो कि ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इन तीनों में से। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये प्रोसेस का बेसिक बात थी। अब यदि हम कोई एग्जाम्पल लें, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हमें सॉल्व करके दिखाना है कि ये हमारे पास एक मेथड नहीं, हम चाहे जितने मेथड करके दिखा दें। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन इसी के बेस पर ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन है जिसको हम ले रहे हैं कि यदि दो समीकरण हैं और वो दोनों समीकरण में अनंत हल है, तो के का मान ज्ञात करो। दो समीकरण हैं, उनमें कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे अनंत हल हैं, के का मान ज्ञात करना है, तो हम उसको कैसे देंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं। उसमें क्वेश्चन है 4x - 3y = 9, और सेकेंड इक्वेशन है, समीकरण है 2x + ky = 11, और कहा है कि कोई हल नहीं है। दोनों समीकरण में कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। यदि कहते हैं वो अनंत हल है तो फिर ये कंडीशन लगानी होती, और इसमें भी हमें इन दोनों इक्वेशन को, समीकरण को इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो यहां हम चेक करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a1 क्या है, a1 4 है, a2 क्या है, वो 2 है, b1 क्या है, -3 है, b2 क्या है, k है, c1 क्या है। अब देखो यदि इसको 9 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -9 होगा, और c2 को -11 होगा। अब जो कंडीशन हमें दे रखी है कोई हल नहीं, उसके लिए ये हमें प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि समीकरणों
में कोई हल नहीं है, तो क्या करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन हम लगाएंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, देखो A1 क्या था हमने निकाला 4, A2 हमने निकाला 2, B1 क्या है -3 और B2 क्या है K। यदि यहाँ से हम इसको सरल कर दें, काट दें 2 से 4 को, तो ये 2 रह गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, ये 2K बराबर -3 और K का मान आएगा -3/2। इस तरह से हम K का मान निकाल देते हैं। इस तरह की कंडीशन पर एक क्वेश्चन हम कर लिया, हमने आइडिया हो गया कि इस तरह से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उसमें वो और डीप में हम समझाएंगे उन क्वेश्चनों को। अभी हमने एग्जाम्पल लेकर के ये क्वेश्चन समझा दिया कि K का मान हम कैसे निकालते हैं जब हमारे पास ये कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं वो कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन भी चाहिए। यदि हम इसी क्वेश्चन को लें, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई समीकरण हम ले लेते हैं और कहा जाए कि उनको सोल्व करना है, तो क्वेश्चन हमारे पास होंगे, उनको सोल्व करते हैं। अब हम 4 मेथड है हमारे पास, उन चारों मेथडों को बताते हैं एक क्वेश्चन लेकर के। तो हमारे पास जो समीकरण है वो सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें हमें वैल्यूज भी मिल जाए, आसानी से हम सारे सॉल्यूशन को निकाल सकें। तो हम लेते हैं क्वेश्चन है वो कभी एग्जाम में जरूर आया है, तो ये x + 3y = 6 और सेकेंड इक्वेशन लेंगे 2x - 3y = 12। ये हमारे पास दो समीकरण है और इन दोनों को हम आज कोशिश करेंगे कि चारों मेथड से समझा दें। सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड होगा, सबसे पहले हम इसमें एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं, विलोपन विधि, विलोप कर देते हैं। किसको विलोप कर दें, क्यों कर दें, हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए पहले हमें एक को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो किसको हटा सकते हैं, यदि यहाँ पर कुछ जोड़ना है, घटाना है, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को घटा दें, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। तो क्या कैंसिल हो सकता है, देखेंगे यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो 2 है और यहाँ 1 है। यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ भी 3 है, तो यहाँ इनके गुणांक बराबर हो गए। तो चेक कर लेंगे कि इनके गुणांक तो बराबर हो गए, क्या चिन्ह भी सेम है, एक जैसे हैं। यदि चिन्ह एक जैसे हैं तो हम घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलने पर ये दोनों एक जैसे चर कैंसिल हो जाएंगे। और यदि वो विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा है कि y का जो गुणांक है वो यहाँ -3 है और वहाँ +3 है, दोनों के गुणांक बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यदि हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, समझना है प्रोसेस, एल्गोरिथम, तरीका समझना है कैसे करेंगे। तो यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखो ये x और ये 2x, तो ये तो आ गया 3x, लेकिन ये 3x प्लस का है, 3y माइनस का है, ये कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, लेकिन यहाँ बचेगा 18, 6 और 12 18। अब 3 से बात करेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आएगा, 6 आ गया। अब यदि हम x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो यदि हम यहाँ रख दें तो क्या होगा, हमारे पास समीकरण तो ये थी। अब हम देखेंगे कि x को 6 रखा, यहाँ 3y, ये 6, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, और 3y बराबर यदि 0 था तो y क्या होगा, 0 होगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 0। ये हमारा विलोपन विधि से x और y का मान आ गया। अब इसी को हम दूसरे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। दूसरा मेथड एक ही क्वेश्चन को लेकर कर। अब हमारे पास क्वेश्चन x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा 2x प्लस माइनस 3y बराबर 12। ये दो समीकरण, ये एक समीकरण। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हम एक को उठा के दूसरे में एडजस्ट कर दें। तो क्या करेंगे, हम पहली समीकरण को समीकरण 1 से काम करना चाहते हैं, समीकरण 1 से। तो क्या है हमारे पास, ये समीकरण 1 है। तो x रहने देते इधर ही, इसको उधर ले जाते हैं, 6 माइनस 3y होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, क्योंकि इसका रूप बदल गया। जो रूप यहां दे रखा था वो नहीं आ, 3y उधर पहुंच गया, तो ये हमने इसको 3 नंबर दे दिया। अब इस x को यहां दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करना मतलब इसका ये x का मान जो ये आया वो यहां रख देते हैं, तो इसको कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान कहां रखना है, x का मान समीकरण कौन सी में रखना है, 2 में रखना है। अब देखेंगे क्या होगा, 2 ये x है, एक बार और समझो, 2x माइनस 3y बराबर 12 था, तो 2 में x क्या आया, 6 माइनस 3y माइनस 2 3y बराबर 12। अब देखो यदि यहाँ इसमें गुना करते तो क्या होगा, 2 की 6 में गुना किया 12, 2 या 6y माइनस 3y बराबर 12। अब देखो ये 12 को उधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, ये 12 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9y और 12 माइनस 12 ये तो 0 हो गया, तो y का मान हो गया 0। अब y का मान 0 हो गया तो y हमें यहां यदि रख देते हैं तो x का मान मिल जाएगा। तो y का मान कहां रखना है, समीकरण 3 में रखना है। अब देखेंगे कि हमें x का मान मिल जाएगा। तो x हमारे पास क्या आता है, x माइनस 6 माइनस 3y, मतलब x बराबर हुआ 6 माइनस 3 गुना 0, x बराबर 6 माइनस 0 बराबर 6। तो x क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे आता है x बराबर 6 और y बराबर 0। ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने एक चर को उठा के दूसरे में रख दिया, ये प्रतिस्थापन हो गया। अब तीसरा जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम इसी क्वेश्चन को करें तो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले जो दो समीकरण थी जिनको हम मानक समीकरण कह रहे थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x। अब यहाँ लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें सारी समीकरण जो भी दे रखी है इसको इस रूप में बदलना पड़ेगा। ये आपको इसलिए समझाया जा रहा है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि डिलीट हो चुका है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आगे कभी तक भी डली रहेगी तो आप उसको सीख सकते हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे इनको, और x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से हम इनको तुलना करेंगे तो a1 क्या हुआ, a1 हुआ 1, b1 हुआ 3 और c1 हुआ माइनस 6। ऐसे ही a2 2 होगा, b2 माइनस 3 होगा और c2 माइनस 12 होगा। हमने इन दोनों को आपस में तुलना कर दी। अब हमें x और y की जो वैल्यू निकालनी है, x की जब वैल्यू निकालेंगे, x का मान जब निकालेंगे, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि x के साथ में ये जो x के गुणांक है वो प्रयोग नहीं होंगे, मतलब a1 a2 प्रयोग नहीं होगा, b1 b2 c1 c2 प्रयोग होंगे, तभी वो निकलेगा। तो हमें पहले b1 b2 को लिखना पड़ेगा। b1 b2 क्या है, 3 और माइनस 3 माइनस 3, और उसके राइट में किसे लिखेंगे, c1 c2 को, माइनस 6 माइनस 12। फिर यदि y की वैल्यू निकालनी है तो y की में फिर हम b1 b2 को यूज नहीं करते, फिर हम c और a को करेंगे। अब यहाँ से आगे क्या आएगा, c के बाद फिर a ले लेंगे, तो a का मान क्या है 1 और 2, और फिर यहाँ हमें 1 जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए 1 लेते हैं, और 1 के नीचे हम किसको लेंगे, हमारे पास a और b के गुणांक, a की और b की वैल्यू लेंगे, x और y के गुणांक लेंगे, तो यहाँ होगा 3 और माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब कि हम इनको गुना करते हैं, क्रॉस करते हैं, इस तरह से समझा रहे हैं। तो x के अपॉन में क्या आएगा, x के अपॉन में आएगा 3 गुना माइनस 12 माइनस 3 और माइनस 6। ऐसे y के अपॉन में क्या आएगा, माइनस 6 गुना 2 माइनस 1 गुना माइनस 12, और यहाँ 1 के अपॉन में क्या आएगा, 1 गुना माइनस 3 गुना 2। ये देखो इस तरह से हमारे पास x के नीचे फिर लिखेंगे कि x के नीचे क्या है, x के नीचे अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 3 और 12 गुना करेंगे माइनस 36, और यहाँ क्या गुना करेंगे 6 3 18, ये माइनस 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 3 बार माइनस आएगा तो फिर ये माइनस आएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा। फिर y के अपॉन में क्या आएगा, ये 6 दूनी 12 माइनस 12 हो गया, और इसको भी गुना करेंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1 अपॉन माइनस 3 और ये प्लस माइनस 6। एक बार और लिखेंगे इसको इसी तरह से, x बटे माइनस को कर दें तो माइनस 54 हो गया, यहाँ y के अपॉन में 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन में माइनस 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पहला भाग, मतलब ये पहला और तीसरा, भाग यदि हम लेते हैं तो क्या हो, इसको हम इधर ले लेते हैं। पहले में क्या हुआ, पहला x बटे माइनस 54 और तीसरा है 1 बटे माइनस 9। तो यदि हम इस माइनस 54 को उधर गुना करते हैं तो x का मान आएगा माइनस 54 बटे माइनस 9, माइनस से माइनस कैसे हो गया, और 9 6 54, तो x का मान आ गया हमारे पास 6। एक पार्ट आ गया। अब आप देखोगे फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन हमने किए, यही क्वेश्चन किया, उसमें मान हमारा x का 6 आएगा। अब y का मान लेंगे, अब क्या लेंगे, अब आप दूसरा और तीसरा भाग लेंगे, तो y अपॉन में 0 बराबर माइनस 1 बटे 9, या ये कह लो माइनस, अब 0 को उधर गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 बटे में 9 तो 0 ही होता है, तो y का मान हमारे पास 0 आ गया और x आ गया 6। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तीसरे मेथड से भी आ गया। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफिकली एग्जाम में आता है और आएगा भी, हम उसको जाते हैं ग्राफिकली, ग्राफ में कैसे करते हैं।
तो हमारे पास ये जो समीकरण दी गई हैं उन्हीं को हमें फिर यूज करना है। हम एक ही क्वेश्चन को बार बार यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक क्वेश्चन को 4 मेथड से हल कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। कैसे करेंगे? हम एक ही क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं लेकिन अलग अलग मेथड से कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले हम एक समीकरण को लेते हैं, ये समीकरण है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहां से एक तालिका बनाएंगे, और तालिका क्या बनेगी? इस तरह से हम एक तालिका बना देंगे जैसा कि 9th में बनाते थे। 9th में जो हम तालिका बनाते थे उसके आधार पर ही यहाँ बनाएंगे। हमारे क्या किया कि x को राइट साइड में शिफ्ट किया, फिर जो y का गुणांक था उससे भाग कर दिया। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि यहाँ y का जो गुणांक है वो +3 था, तो ये प्लस में आएगा। ध्यान रखना, अगली समीकरण में माइनस है, उसको समझाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ हमने x को क्या ले, x ऐसा लेंगे जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से भाग हो जाए। तो यदि x को 0 लेते हैं तो 6/3 हो जाएगा, 6/3 2 होता है। यदि हम x को 3 ले लें तो 3 माइनस करेंगे 6 में से, तो 6 - 3 3, और 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यदि हम इसको 6 ले लें तो 6 - 6 तो 0 होता है, और 0/3 0 होता है। अब हम दूसरी समीकरण को लेंगे। अब 2x - 3y = 12 है, तो -3y तो ऐसे रखेंगे क्योंकि माइनस है, वहां प्लस था तो हमने उसको प्लस नहीं लिखा, माइनस है तो लिखना पड़ेगा, और 12 - 2x लिखेंगे, और y का मान क्या लिखेंगे? 12 - 2x / -3। ये स्पेशल केस ध्यान रखना है इस पॉइंट पर कि जब यहाँ -3 या माइनस संख्या होगी y के गुणांक में, तो हम जब भाग करेंगे तो उसके साइन के साथ जाएंगे। अब साइन ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस का स्थान ऊपर ले जाए तो -12 - 2x / 3, और इस माइनस को गुना कर दे तो क्या होगा? देखो, इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12, और ये जो 2x है वो प्लस का हो जाएगा, 12 हो जाएगा माइनस का, तो 2x / 3। अब इसके द्वारा भी हम एक तालिका बनाएंगे जैसे हमने पहली समीकरण के लिए बनाई, ऐसे दूसरी समीकरण के लिए बनाएंगे, और उसमें भी हमें 3 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक। तो पहला निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x को लेंगे हम कुछ, तो y हमें मिलेगा तभी। तो यहां हम x को ऐसा कुछ ले लें जो हर से अंश भाग हो जाए। यदि x को 0 लेते हैं तो यहाँ 2 × 0 0 हो जाएगा, -12/3 बचेगा जो -4 आएगा। यदि हम यहाँ 2 ले लें, 1 लेते तो 3 से भाग नहीं होगा, 1 लेंगे तो 2 × 2 12 - 2 करेंगे तो 10 आएगा, 10 3 से भाग नहीं होता। तो यदि हम 2 लेते हैं तो यहाँ 2 दूनी 4, 12 में 4 करेंगे 8, 8/3 तब भी भाग नहीं होता। हम इसको 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 ले लें, 3 दूनी 6, 6 घटाएंगे -12 में से तो -6 बचेगा, -6 को 3 से भाग करेंगे तो -2 आएगा। और फिर यदि हम 6 ले लेते हैं इसको, देखो 2 × 12, 12 - 12 0, 0/3 0। अब ये देखोगे तो ये हमारे पास तालिका आ गई, ये तालिका आ गई। अब इस समीकरण के लिए हमारे पास जो निर्देशांक थे वो a 0 2 मिला, b के लिए 3 1 मिला, c के लिए 6 0 मिला। अब इसके लिए देखेंगे तो क्या मिले? हम इसको कह देते हैं d के निर्देशांक 0 - 4 है, e के निर्देशांक 3 2 है, और f के निर्देशांक 6 0। ये 6 निर्देशांक हमें ग्राफ पे बनाने हैं। अब ग्राफ शीट होगी तो ग्राफ शीट में देखो कि ये संख्या हमारे पास प्लस में भी है, माइनस में भी है। तो हमारे पास जो ग्राफ शीट होगी उसमें बीचों बीच एक ऐसे लाइन खींचेगी ग्राफ शीट पर। ग्राफ शीट आप लोगों को मिलती है एग्जाम में, ग्रीन कलर की होगी, और ये इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स अक्ष है,
एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्स है तो वाई वाई डैश। अब यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु जो पॉइंट हैं वो इसमें छोटे से छोटा क्या है, बड़े से बड़ा क्या है, बड़े से बड़ा 6 है, छोटे से छोटा -4 है। तो माइनस में भी होने चाहिए, प्लस में भी होने चाहिए, और 6 से कम ना हो, क्योंकि 6 आना है। तो हम यहाँ लेंगे कि ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। ऐसे ही माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ऊपर y के लिए लिखेंगे, y में भी हम 1 2 3 4 5, माइनस में लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे x है, हमने 9th में सीखा था, इसको हम भुज कहते हैं तो इसको कोटि कहते हैं। ये x है तो ये y है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें दोनों जो निर्देशांक होंगे उनमें x और y की वैल्यू दोनों प्लस की होंगी। इसमें x माइनस तो y प्लस होगा, इसमें x y दोनों माइनस होंगे, इसमें x प्लस और y माइनस होगा। तो पहला बिंदु है 0 और 2, x बराबर 0 y बराबर 2, तो ये हमारे पास इसका निर्देशांक होगा। और इसको हम लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो a पॉइंट है, a के निर्देशांक हमने लिख दिए 0 2। b है 3 1, तो 3 ये है x पर, y पर 1, तो ये 3 1 जो होगा वो b पॉइंट होगा। तीसरा है 6 0, तो 6 0 तो ये हो गया, ये c बिंदु है 6 0। अब यदि हम इन तीनों को मिलाएंगे ऐसे, तो देखो ये सीधी सरल रेखा आ रही है। कौन सी रेखा है? ये जो सबसे पहले हमारे पास था, x प्लस 3y बराबर 6। हमने निर्देशांक भी लिख दिए, ABC भी लिख दिए, समीकरण भी लिख दी। स्केल रह गया था जो ग्राफ पे ऑलरेडी हमारे पास होता है, 1 बॉक्स बराबर 1 इकाई। इसको हम लिख भी देंगे, क्योंकि ग्राफ जब बनाएंगे तो स्केल भी, पैमाना भी मालूम होना चाहिए। इसको स्केल को हिंदी में लिखेंगे तो पैमाना कहते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई या नंबर बड़े हो जाए तो हम उसको बदल देंगे। ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें ये पैमाना अलग अलग तरह से अलग मानना पड़ेगा। अब हम दूसरे डी पॉइंट पे जाते हैं, तो डी है 0 -4, डी में x 0 और y -4, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे डी और इसके निर्देशांक है 0 -4। दूसरा बिंदु है 3 -2, तो x बराबर 3 y बराबर -2, तो यहाँ कहीं होगा। ये बिंदु आपका क्या है, इसको लिखा है E, और E के -2। और तीसरा लास्ट वाला f जो है वो 6 0 है, तो ये तो यही हो गया f। यहाँ f जो है वो भी 6 0 है। तो ये तीनों बिंदु जब हम मिलाएंगे इस तरह से, तो ये भी एक सरल रेखा आएगी। और इसको लिखेंगे, ये हमारे पास दूसरी समीकरण थी, 2x - 3y बराबर 12। तो इस तरह से आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में आता है। ये ग्राफिकली क्वेश्चन, ग्राफ पे जो पेपर क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स का आता है। और इस तरह से प्रोसेस आप पूरा करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड में जो आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को देंगे और उनको करेंगे। आज बेसिक्स, कंसेप्ट, प्रोसेस, एल्गोरिथम या क्वेश्चनों को करने का तरीका आप लोगों को हमने बताया, उसको आप लोग समझ के करेंगे।